हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अभी हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट्स जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कोलिजियम सिस्टम क्या है, इंडिपेंडेंस कैसे है उसकी, और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्या है, ये सब हम अभी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 34 जजेस, वन चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। टोटल जज कितने हैं अभी? 34। और कैसे होता है ये है आपके पार्लियामेंट के हाथ में है। ये जो है थोड़ा सा अमेंडमेंट करके आप जो है नंबर ऑफ जजेस बढ़ा सकते हो। और जो अमेंडमेंट होता है इट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 368। वो आर्टिकल 368 के अंदर कंसिडर्ड नहीं होगा, है ना। तो 31 टू 34 की किया गया, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 19 में किया गया, है ना। तो ये सिंपल अमेंडमेंट है, नॉट कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 368। हमेशा याद रखिएगा कि जो अमेंडमेंट है कैसा है, ये सिंपल अमेंडमेंट है। अंडर आर्टिकल 368 इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जज कैसे होता है, देखिए। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। अगर फिल्म से क्वेश्चन पूछ दिया ऐसा तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, आप इसको गलत मार्क नहीं करोगे। जबकि प्रेसिडेंट के पास बहुत नॉमिनल पावर है। जुडिशरी सेंड करती है लिस्ट और प्रेसिडेंट को बस अप्रूव करना होता है ना। पर अगर अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो आपको टिक मारना है, करेक्ट मारना है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है ना। अब आगे देखिए आप। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। तो वो कैसे अपॉइंट करते हैं? कंसल्टेशन के साथ अपॉइंट करते हैं। जो जुडिशरी के जजेस होंगे उनसे कंसल्ट किया जाएगा और फिर अपॉइंट करेंगे। तो इसके लिए कोई काफी डिस्प्यूट था, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन, है ना। The other judges are appointed by president after consultation with chief justice and such other judge of supreme court and high court as deemed necessary. Okay, the consultation with the chief justice is obligatory, मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आप जो खुद से कर लोगे। तो चीफ जस्टिस बताएंगे कि भाई आपको इनको अपॉइंट करना है, तो आप मैक्स टू मैक्स एक बार रिटर्न कर सकते हो। जो लिस्ट है उसको आप रिटर्न कर सकते हो। पर अगर सेकेंड टाइम सेंड किया गया तो आपको अपॉइंट करना ही करना है ना। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस। अब कंट्रोवर्सी पढ़ते हैं। कंट्रोवर्सी क्या है कंसल्टेशन में? तो फर्स्ट जज केस होता है 1982 में। तो होता क्या है कि आप देखो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस अपॉइंट होते थे वो सीनियरिटी बेसिस ज्वाइन होते थे। मतलब जो टॉप सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनेगा आफ्टर रिटायरमेंट। और इंदिरा गांधी ने क्या किया? बाईपास किया, है ना। 1973 में बाईपास किया, एएन राय को लेके आए, फिर एमयू बेग को लेके आए। दो बार ऐसा हुआ है। तो ये जज केस स्टार्ट हुए हैं जिसमें जो है कोर्ट ने वापस पावर अपने पास ले लिया। आप देखते हैं फर्स्ट जज में केस में क्या होता है। कोर्ट हेल्ड दैट कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्क्रेंस एंड इट ओनली एम्प्लॉयज एक्सचेंज ऑफ व्यूज। कंसल्टेशन किसका कंसल्टेशन? कि जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जुडिशरी से, तो वो फर्स्ट जज के डिसाइड होता है कि इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी, इट इज ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यू। बस पूछ लेंगे, करना होगा अपॉइंट किसको करना है, वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होगा। ये केस में डिसाइड होता है फर्स्ट जज केस में। फर्स्ट जज केस में जो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे वो क्या है? बस एक्सचेंज ऑफ व्यू है। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप चीफ जस्टिस की बात को मानोगे या नहीं मानोगे। अब देखो सेकंड जज केस में क्या होता है 1993 में। जस्ट रिवर्स होता है। जुडिशरी अपना पावर वापस लेती है अपने पास। कोर्ट कोर्ट क्या बोलती है? रिवर्स इज अर्लियर रूलिंग एंड चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड कंसल्टेशन टू कॉन्करेंस। कॉन्करेंस मतलब कि अब जो चीफ जस्टिस बोलेंगे वो आपको मानना ही मानना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। चीफ जस्टिस बोलेंगे इनको अपॉइंट करना तो आपको अपॉइंट करना ही करना है। ओके, अब देखिए। Hence, it ruled that the advice tendered by Chief Justice of India is binding on the President. पहले बाइंडिंग नहीं था, अब क्या हो गया है? बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले बाइंडिंग नहीं था, अब क्या हो गया है? अब बाइंडिंग हो गया है ना। पहले बाइंडिंग नहीं था। The Chief Justice would tender his advice on the matter after consulting two of his senior most colleagues. तो ऐसा नहीं कि जो चीफ जस्टिस हैं वो खुद से डिसाइड कर लेंगे। टू सीनियर मोस्ट जो कलीग्स होंगे, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, उनको वो उनसे पूछेंगे और उसके बाद जो है डिसाइड किया जाएगा किसको अपॉइंट करना है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा या जज ऑफ हाई कोर्ट। थर्ड जज केस होता है 1998। इसमें क्या होता है?
कि जो चीफ जस्टिस 2 लोग से पूछने वाले थे उनके नंबर्स को बढ़ा देते हैं। He should consult a collegium of 4 senior most judges of Supreme Court, and even if 2 just gives an adverse opinion, he should not send the recommendation to the government. कि जो 2 जज से आप पूछने वाले थे, उस आप किससे पूछोगे? 4 जज से पूछोगे, 4 सीनियर जजों से। और अगर किसी 2 ने भी रिजेक्ट कर दिया तो आप फिर उसको रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज सकते हो। ओके, अब 4 जज केस क्या है? 4 जजेस केस हुआ है क्यों? जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो कोलिजियम को पावर को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जीक्यूटिव को लगता है कि कोलिजियम जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नेपोटिज्म उसमें है ना, चाचा भतीजावाद जो है, आप उस इसको काफी हद तक सुनोगे उस चीज को, है ना, कि नेपोटिज्म बहुत कूट कूट के भरा है। जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी अगर आप देखोगे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट हुई थी तो अंबेडकर जी इसके अगेंस्ट थे कि जुडिशरी अपॉन जुडिशरी जो है वो क्या इसको टर्म किए, स्टेट विद इन अ स्टेट। क्या बोले इसको? स्टेट विद इन अ स्टेट, विद इन अ स्टेट। किसका स्टेटमेंट था? अंबेडकर का स्टेटमेंट था कि अगर जुडिशरी जो है खुद के जज को अपॉइंट करती है ना, तो वो उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि कहीं भी आप देखोगे ना तो जुडिशरी खुद के जजेस को अपॉइंट नहीं करती है। होता क्या, आप यूएस में देखोगे तो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती है और जुडिशरी उसको रेटिफाई करती है। तो एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस होता है हर जगह आप देखोगे तो। इंडिया एक मत ऐसा कंट्री है जहां पे जो है जुडिशरी जो है खुद को अपॉइंट कर रही है, और बेसिक स्ट्रक्चर पावर तो उसको और जो है स्ट्रॉन्ग कर देता है इंडियन जुडिशरी को, इंडियन सुप्रीम कोर्ट को। तो 99th अमेंडमेंट इसीलिए हुआ था कि आप जो है इसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाओ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी की बात हुई थी जिससे जो है जजेस को अपॉइंटमेंट होगा। पर प्रेसिडेंशियल एसेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया। आप ये भी बहुत बड़ी बात है कि किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। वर्ल्ड में आप जितने भी देखोगे ना कंट्रीज, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, ओके, उसके बाद प्रेसिडेंशियल एसेंट हो गया उस पर, उसके बाद जुडिशियल ने उसको रिव्यू किया और उसको कैंसिल कर दिया। तो दिस पावर मेक सुप्रीम कोर्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड, है ना। तो उन्होंने एनजीएसी एक्ट को कैंसिल कर दिया और बोला कि इट इंटरफेयर्स विद द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ओके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला उसको, है ना। द कोर्ट ओपाइंड दैट द न्यू सिस्टम वुड अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अब आके आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस पे। The practice has been to appoint the senior most judge of Supreme Court as the Chief Justice of India। जो शुरू से प्रैक्टिस हुई है वो कैसे रही है, जो सीनियर मोस्ट जज रहेगा उसको अपॉइंट किया जाएगा, है ना। अब ये वायलेट कब होता है, इससे हमने बात किया 1973 में, जब एएन राय को जो है आपने अपॉइंट किया 3 जजेस को छोड़ के, है ना। उसके बाद दोबारा रिपीट होता है। एमयू बेग को आप जो है अपॉइंट करते हो एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सस्पेंडिंग द देन सीनियर मोस्ट जज। और ये जो एमयू बेग थे, ये आप जो है कैसे आए थे, ये डिस्टिंगाइज्ड जूरिस्ट थे। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कैसे अपॉइंट हुए थे एमयू बेग, डिस्टिंगाइज्ड जूरिस्ट थे। ठीक है, तो 2 बार ये वायलेट हुआ है, पर अभी जो है फिर से ट्रेडिशन वही है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसी को अपॉइंट किया जाएगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था दैट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट should alone be appointed to the office of Chief Justice of India. Qualification of judge पढ़ते हैं। A person to be appointed judge of Supreme Court should have the following qualification। क्या क्या होगा भैया? पहला सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। क्या होगा वो? सिटीजन ऑफ इंडिया। He should have been a judge of High Court कितने साल के लिए? For 5 years। आप जज हो सकते हो हाई कोर्ट के कितने साल के लिए? 5 साल। एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, है ना। तो सेकेंड में दिया हुआ है कि आप तो या तो जज हो आप हाई कोर्ट के 5 इयर्स के लिए, या फिर आप एडवोकेट हो हाई कोर्ट के 10 इयर्स के लिए, या थर्ड ऑप्शन क्या है, आप डिस्टिंगाइज्ड जूरिस्ट हो। तो यमयूज बेग जो थे वो डिस्टिंगाइज्ड जूरिस्ट थे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोई मिनिमम एज डिफाइन नहीं की गई आज तक कि कितने मिनिमम एज जो होगा जिसपे सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाएगा। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं आप यूपीएससी प्रीलिम्स में, आप थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। टेन्योर ऑफ जज क्या है, जज कितने साल तक रहेंगे, मतलब कब तक रह सकते हैं। Constitution has not fixed the tenure of a judge of Supreme Court. However, it makes the following 3 provisions in this regard। जो provisions है कौन कौन सा देख लेते हैं।
He holds office until he attains the age of 65 years. तो 65 ईयर्स तक वो ऑफिस होल्ड करेंगे. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज टू बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर इज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट. है ना. पावर किसके पास है इसको चेंज करने के लिए? पार्लियामेंट के पास है. और वो कब तक अटेंड करेंगे, कब तक रहेंगे ऑफिस में? 65 ईयर्स तक. ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट. किसको रेजिग्नेशन लेटर देंगे? अब आप सोचोगे सुप्रीम कोर्ट का जज है तो रिजाइन किसको करेगा? चीफ जस्टिस. नहीं नहीं नहीं, ये मिस्टेक मत करना. पॉलिटी में आप कॉमन सेंस कभी मत लगाना. पॉलिटी में कॉमन सेंस लगाए तो आप क्वेश्चन गलत हो जाएगा. अभी हमने स्पीकर वाले क्वेश्चन में देखा था, स्पीकर लेक्चर में, कि स्पीकर किसको रिजाइन करता है? डिप्टी स्पीकर को. और डिप्टी स्पीकर किसको रिजाइन करता है? स्पीकर को. सिमिलरली जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो चीफ जस्टिस को रिजाइन नहीं करेंगे. किसको रिजाइन करेंगे? प्रेसिडेंट को. ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट. बहुत सिंपल लिखा, रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट. बहुत बहुत टफ है. क्या है? बहुत टफ है किसी जज को हटाना. भी हम देखते हैं कैसे. आइए नेक्स्ट टॉपिक पे. ये रिमूवल ऑफ जज. अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. कैसे हटेगा वो? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे. अब आगे देखते हैं. प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एड्रेस बाय पार्लियामेंट. कैसे वो इशू करेंगे रिमूवल ऑर्डर? अगर पार्लियामेंट ऑर्डर इशू करती है तब. has been presented to him in the same session. किसमें? सेम सेशन में. अगर पार्लियामेंट रिकमेंड करती है तभी जो है वो रिमूवल होंगे. है ना. द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट. तो जज को हटाना है तो दोनों हाउस में वोटिंग होगी. और कैसी वोटिंग होगी? स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी मतलब जो जितने मेंबर्स है हाउस में 50% प्लस प्लस जो प्रेजेंट है उनका 2/3. अब समझो, मान लो लोकसभा में 545 सीटें हैं तो 273 वोट मिनिमम चाहिए. मिनिमम 273 वोट चाहिए. कितने आए हैं कितने नहीं आए उससे मतलब नहीं है. 273 वोट मिनिमम चाहिए. प्लस मान लीजिए उस दिन जो है 400 लोग आए हैं तो 2/3 उनका प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनके भी 2/3 चाहिए. तो ये दोनों क्राइटेरिया मीट होना चाहिए. है ना. दैट इज अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस and majority of not less than 2/3 of members of that house present and voting. The grounds of removal are two proved. Proved misbehavior and incapacity. कैसे हटेंगे वो? Proved misbehavior और incapacity जो डिफाइंड नहीं है पर इतना है. क्या क्या है? The grounds of removal और proved misbehavior और incapacity. अब देखिए इस पे जो है क्वारी एक्ट ने बताया कि कैसे जो है क्या प्रोसीजर होगा उसको हटाने के लिए. A removal motion signed by 100 members in case of Lok Sabha और 50 मेंबर्स इन द राज्यसभा. तो लोकसभा में कितने लोग साइन करेंगे? 100 मेंबर्स. और राज्यसभा में कितने लोग साइन करेंगे? 50 मेंबर्स. अगर अगर किसी में भी इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में आता है तो 100 मेंबर्स का तो क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए. और राज्यसभा में इनिशियल 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए. उसके बाद क्या होगा? स्पीकर या चेयरमैन के पास पावर होगा कि वो एडमिट करेंगे मोशन को या नहीं. स्पीकर के पास पावर होगा, चेयरमैन के पास पावर होगा कि वो मोशन को एडमिट करेंगे या नहीं. अगर वो एडमिट करते हैं तो फिर एक कमिटी बैठेगी, 3 मेंबर कमिटी बैठेगी जिसमें कौन कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. है ना. या जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज बैठेंगे या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. ये तीनों लोग बैठेंगे. चीफ जस्टिस, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या डिस्टिंग्विश्ड जूरी. फिर से समझिए, पहले मोशन आएगा लोकसभा या राज्यसभा में. 100 मेंबर्स या तो लोकसभा में करेंगे या 50 मेंबर्स राज्यसभा में सपोर्ट करेंगे. फिर स्पीकर के ऊपर है कि वो एडमिट करेगा कि नहीं करेगा. अगर एडमिट करेगा तो एक कमिटी बैठेगी. कमिटी में कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सेकंड कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. थर्ड कौन होगा? डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. If the committee finds the judge to be guilty of misbehavior or suffering from incapacity, the House can take up the consideration of motion. अब वो कमिटी डिसाइड करेगी कि भाई कंसिडरेशन में लेना है कि नहीं लेना है. फिर से पावर जुडिशरी के पास वापस आ गया. है ना. अगर उसके बाद वो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, जैसे जो स्पेशल मेजोरिटी से वोटिंग होगा. और अगर वो प्रोसीड हो जाता है तो फिर
प्रेसिडेंट क्या, फाइनली द प्रेसिडेंट पासेज एन ऑर्डर रिमूविंग द जज। तो बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है, इतना इजी नहीं, और आज तक किसी भी जज को हटाया नहीं गया है। ओके, तो प्रोसेस इज वेरी क्रिटिकल। नो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार। तो ये भी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।